जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई यूपीएसआई का एग्जाम आप लोगों का 14-15 मार्च को होना प्रस्तावित है। आपके बहुत सारे कमेंट थे कि यूपी की जीके करा दो, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूपी जीके के वो आप लोग कवर करा दो। तो ये वीडियो मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने 40-50 मिनट में यूपी जीके को कवर अप कराया होगा। ये एज अ रिवीजन आप लोग इसको ले सकते हैं। सारी चीज़ें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूपी जीके की, वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप करा दी है। आप लोग इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, क्योंकि यूपी जीके अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है और सारी चीज़ें करा पाना एक बार में मेरे लिए भी संभव नहीं है। देखो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, पर आप लोगों को मैं पूरा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी और आप लोग इसको देखना। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब ज़्यादा चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो कजरी महोत्सव जो है वो उसमें लगता है मिर्ज़ापुर में, तो वो लगता ही है ना। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, तो मैं अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूंगी तुम्हें, ठीक है। एक किराना घराना है तो उसके एक पर्टिकुलर उस्ताद है, तो ये चीज़ें बस आपको रिपीट करने वाली है, मगअप करने वाली है। तो मैंने इसके अंदर बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा ही जा सकता है उसको कवर अप कराया है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, आप इस वाले पार्ट को देखना, इस वाले पार्ट को प्यार देना। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और देखो, ये जो नोट्स हैं ये मैंने मेरा जो छोटा है, मतलब छोटा भाई है, उससे लिखवाए हैं। और आप लोगों के लिए मैंने इसको प्रिंट आउट करवा लिया था, क्योंकि उसके जो नोट्स थे वो वहाँ पे थे लिखे हुए, जो रखे हुए थे दिल्ली में। तो मुझे ये लगा कि मैंने कहा अभी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही कवर अप करा सकती हूँ। मैंने वो नोट्स निकलवा लिए और उसी को ही प्रिंट आउट करा के और मैंने उसी में करा लिया। तो तुम ये मत सोचना अरे पता नहीं किसके नोट्स हैं, क्या कर लिया। देखो, तुम्हें पढ़ने से मतलब है, पढ़ना अपना पढ़ाई पे ध्यान दो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैं जो अच्छी चीज़ें होंगी वो तुम्हारे पास लाती रहूंगी, बस इतना मेरा वादा है। और मैंने कहा था ये चैनल आपके बहुत 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 काम आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा मैंने BNS कंप्लीट कराई हुई है, लगभग 50 मिनट में। उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ है, 2.2 लाख व्यूज़ जा चुके हैं। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, अच्छी वीडियो है। और अगर आपने अभी तक BNS कहीं से नहीं पढ़ी है और अगर पढ़ भी ली है तो आप इससे रिविजन हो जाएगी। दूसरी चीज़, मैंने यूपी के स्पेशल टॉपिक्स कराए हैं, जैसे आपका GST हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स हो गया, आतंकवाद हो गया, साइबर क्राइम हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने कवर अप कराई हैं। तो आप लोग 2 पार्ट हैं इसके, आप लोग जाके देख सकते हो। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, 1-2 दिन में डल जाएगा। साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो करवाए हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर शॉर्ट टाइम में बच्चों को ज़्यादा कंटेंट दिया जा सकता है तो वो दे देना चाहिए। मैं भी चाहती तो 15 वीडियो बना देती और 15 वीडियोस के अलग अलग व्यूज़ आते और डेली मेरे पास डालने का कंटेंट होता। पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि एक ही बार में बच्चों को अच्छी चीज़ देनी चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज़ का सपोर्ट करना, इस चीज़ को प्यार करना। बहुत समय लगता है, वाकई में बहुत समय लगता है, मेरी आंखें सूजी हुई हैं और इस टाइम समय पे होली की ड्यूटी चल रही है। पर मैंने सोचा कि अपनी तरफ से जितना मेरे से बेस्ट हो पाएगा मैं उतना दूंगी। तो अच्छे से अपने रिवीजन करना, अच्छे से नोट्स बनाना। और इसकी जो PDF है वो ऑलरेडी टारगेट ग्रुप में पहले डाल दी गई थी, तो आप लोगों के पास ये नोट्स अवेलेबल ही होंगे, आप लोग इसको रिवाइज आउट करते रहना। तो देखो भाई, ये है हमारे बहुत ही प्यारे जग से निराले यूपी का नक्शा, ठीक है। जिसने देखा हो ठीक है, नहीं देखा हो तब भी ठीक है। यूपी जो है वो लगभग 8 राज्यों के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी यूपी शेयर करती है, जिसको हम नेपाल के नाम से जानते हैं। मतलब नेपाल दूसरा देश हो गया, तो इसलिए इंटरनेशनल बाउंड्री है। बेशक तुम इसे देश ना मानो है, पर ये देश है और ये लगभग 579 किलोमीटर की बाउंड्री है। उसके बाद उत्तराखंड से है, यहाँ पे आपका बिहार आ जाता है, ठीक है। ये मैं बताऊँगी कितने कितने मीटर है, सब पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद झारखंड से है, फिर मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी बाउंड्री जो शेयर होती है, सबसे बड़ी बाउंड्री ये मध्य प्रदेश से, ये पूरा मध्य प्रदेश ही चल रहा है देखो, ये मध्य प्रदेश से शेयर होती है। उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, ये इधर हरियाणा है। और जो यहाँ पे है ना, ये आता है हिमाचल का एरिया, बहुत छोटी सी हिमाचल प्रदेश के सॉरी बहुत छोटी सी हिमाचल प्रदेश से भी ये शेयर होती है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं इसका यूपी के उसकी तरफ, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें कुछ होनी है। देखो, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से यूपी को जाना जाता था। 1877 में उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध हो गया था। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध हो गया था। 1937 में संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया था इसका। कब रखा गया था? 1937 में। फिर 24 जनवरी 1950 से, जब हमारा ये बेसिकली जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। और 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों से उत्तराखंड को
बनाया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस जो होता है वो होता है 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 में बना था, तो इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस जो होता है वो होता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है अशोक, राजकीय खेल है हॉकी, राजकीय पुष्प है पलाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आई हुई हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस क्रॉच, और कार्यालय की भाषा है हिंदी उर्दू। ठीक है, हिंदी भी और उर्दू भी। अब देखो ये हमें पता ही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है उसका साइन यही है कि दो मछलियाँ हैं, बीच में एक ऐसे तीर धनुष सा बना हुआ है, तो दो मछलियाँ अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है, और तीर धनुष जो है वो भगवान श्री राम का प्रतीक है। ठीक है, और तीन तिरंगे जो हैं ये ऐसे 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 जो तीन तिरंगे हैं, ये है गंगा यमुना के भाव और संगम का प्रतीक, जो कहाँ पे है, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद। अब यूपी की जो राजधानियाँ हैं, देखो 1836 से 18 देख, तुम्हें ये सब याद नहीं रखना कि 1836 से कब रही थी कब नहीं रही थी। एक बार आगरा रह चुकी है, एक बार प्रयागराज रह चुकी है, और लखनऊ जो है वो आंशिक रूप से 2 बार रह चुकी है, तो इसको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। लखनऊ आंशिक रूप से 1921-1935 तक लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी रही, और पूरी तरह से राजधानी 1935 से अब तक है। ठीक है, पूरी तरह से राजधानी 1935 से लखनऊ अब तक है। वर्तमान में यूपी का एरिया है 24,09,28। जैसे किसी का नंबर याद करते हो ना, तो इस तरीके से याद कर लो कि वर्तमान में जो यूपी का एरिया है वो 24,09,28 है। ठीक है, 24,09,28 बार बार, जैसे तुम्हारा पिन कोड है उसको याद रखते तो इसको भी याद रख लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 24,09,28 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो हमें पेपर में बस क्लियर करके आना है पेपर को, हमें ये नहीं करना कि अरे यार बिल्कुल एग्जैक्ट ही। ठीक है, जब तुम वहाँ पे 24,09,28 देखोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाएगी ये चीज़ें। भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263। ठीक है, ये हमने याद कर रखा था, बिल्कुल फ्लुएंसी पे है मेरे, तो ऐसे ही फ्लुएंसी पे ले आओ। 32,87,263 24,09,28। ठीक है, यूपी की एरिया जो भारत के एरिया का 7.33% है। ठीक है, 7.33% एरिया यूपी का सबसे 4th बड़ा राज्य है। यूपी सबसे 4th बड़ा राज्य है। राजस्थान 10.4% एरिया लेता है, मध्य प्रदेश 9.38% एरिया लेता है, महाराष्ट्र 9.36% लेता है, और यूपी 7.33% एरिया लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा, यही है, राजस्थान है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो यूपी का जो हम ये पढ़ते हैं यूपी का, तो जब हम लोग यहाँ से देखेंगे सहारनपुर से, यहाँ से सहारनपुर से लेके और सोनभद्र तक, ये लास्ट ज़िला हो जाएगा। तो सहारनपुर जो है वो यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला माना जाता है, और सोनभद्र जो है ये यूपी का सबसे दक्षिणी ज़िला माना जाता है। फिर इधर अगर मैं लेके चलूँ शामली, तो यूपी का सबसे पश्चिमी ज़िला है वो है शामली, और यहाँ पे सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, बलिया। याद कर लो, उत्तरी कौन, सहारनपुर, नीचे सोनभद्र, इधर क्या शामली, इधर क्या बलिया। ठीक है, यूपी की पूर्व से लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर, और यूपी की उत्तर दक्षिण से लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर, यानी कि इसकी पूर्व पश्चिम वाली लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, टोटल ज़िले कितने हैं यूपी में, 75 ज़िले हैं। ठीक है, 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री बनती है। ठीक है, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, दिल्ली। यूपी केवल एक देश नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। 8 स्टेट कौन कौन से अभी मैंने पीछे बताया था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, एक यूटी है अपना दिल्ली। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यूपी की सबसे कम बाउंड्री लगती है, मैंने बता दिया, और हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी का एकमात्र जिला सहारनपुर बाउंड्री बनाता है। कौन बनाता है, सहारनपुर। उत्तराखंड के बारे में अगर हम जाने तो उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड कब बन गया था हमारा, मैं बताया ना अभी 2000 में। तो उत्तराखंड के साथ यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। ठीक है, उत्तराखंड के साथ कौन कौन से जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बिहार। बिहार के साथ कौन कौन से जिले वो करते हैं, तो देखो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये याद करने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन से जिले यूपी पुलिस के साथ सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, तो बिहार के साथ, मतलब यूपी की जो सीमा है वो बिहार के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करती, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश।
एमपी के साथ यूपी की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है, ठीक है, मैंने बताया था अभी। यूपी के 11 जिले जो हैं वो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। अब तुम ये सोच रहे होंगे यार इतना सारा दीदी कैसे याद होगा, तो कुछ नहीं है, 2-3 बार पढ़ना है, बस ध्यान आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ध्यान आ जाएगा, इतना नहीं। हमें बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, हमें बस ये देखना है कि यार आगरा, अच्छा ये नीचे की तरफ हो गया ना, आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन, झांसी, ये सब नीचे की तरफ है, तो एक दो बार जब मैं वो देखती रहूँगी मैप को, तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ चलो यार नीचे की तरफ मध्य प्रदेश के साथ ही है, ठीक है। बाकी याद किसी को एग्जैक्टली किसी को भी नहीं होगा। ललितपुर 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने वाला जो है ये है, मेन चीज़ें मैं बताती चल रही हूँ, बस वो चीज़ें तुम कर लो। राजस्थान के साथ 2 जिले बनाते हैं, मथुरा और आगरा। मथुरा का तो पूरा मतलब कुछ कुछ एरिया जो है ना, जैसे गोवर्धन वाला जो एरिया है, किसी ने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई हो तो गोवर्धन वाला जो एरिया है वो आता ही मथुरा, आता ही राजस्थान उसके अंतर है, ठीक है। अगर जैसे वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना, तो यूपी पुलिस नहीं जाती वहाँ पे, राजस्थान पुलिस जाती है, ठीक है। हरियाणा के साथ यूपी के 6 जिले रखते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ यूपी में सिर्फ एक जिला लगता है, कौन सा? सोनभद्र। देखो बस तुम्हें याद कितना रखना है, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा जिले साझा होते हैं, 11, ठीक है। बिहार के साथ 7 जिले हैं। उसके बाद तुम्हारे राजस्थान के साथ 2 जिले हैं, हरियाणा के साथ 6 जिले हैं, और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सिर्फ एक जिला है, कौन सा है? सोनभद्र, ठीक है। दिल्ली के साथ 2 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये जो है वो सीमा जो है वो साझा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इस पे। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट के साथ बाउंड्री को स्पर्श करता है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हैं, पता है, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही बता रही हूँ तुम्हें। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। सोनभद्र ऐसा जिला है जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी इन चारों स्टेट के साथ बाउंड्री को जो है वो स्पर्श करता है। नेपाल के साथ मैंने लंबाई बता दी, 579 किलोमीटर है, ठीक है। एक जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से वो हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो यूपीएससी 2021 में भी आया हुआ है। एनसीआर में यूपी के जिले कौन कौन से शामिल है? एनसीआर के अंदर देखो यूपी के 8 जिले आते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एनसीआर के अंदर यूपी के 8 जिले आते हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। कौन कौन से? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। देखो ये मतलब एक तरीके से सारा का सारा जो पश्चिम का एरिया हो गया ना, पश्चिम वाले ऐसे होता है ना, पूरा पश्चिम करते हैं, तो पश्चिम वाला जितना भी एरिया होगा वो सारा का सारा ऑलमोस्ट एनसीआर में है। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। कितना वो है इसका? 76-80 किलोमीटर स्क्वायर। यूपी का सोनभद्र जो है वो सेकंड सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। यूपी के सबसे छोटे जिले हापुड़। यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, 660 किलोमीटर का मात्र एरिया है, सबसे छोटा जिला है। और सेकंड सबसे छोटा जिला कौन सा है? संत रविदास नगर, भदोई, ठीक है। गाजियाबाद यूपी का थर्ड सबसे छोटा जिला है। यूपी में जिले कितने हैं? 75। मंडल कितने? 18। सबसे नया मंडल कौन सा है? अलीगढ़, सबसे नया मंडल अलीगढ़। और सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? लखनऊ, मेरठ, कानपुर, इसमें 6 जिले हैं, ठीक है। सबसे छोटे मंडल कौन से हैं? आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, झांसी, इसमें 3 जिले हैं, ठीक है। सबसे बड़े मंडल लखनऊ, मेरठ, कानपुर, 6 जिले। और सबसे छोटे मंडल आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, झांसी, इसमें 3 जिले, ठीक है। यूपी में 351 तहसील है और प्रयागराज यूपी का सबसे ज़्यादा तहसील वाला जिला है, ठीक है। यूपी में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें प्रयागराज में हैं, 12 सीटें हैं। यूपी में विधानसभा की सबसे कम सीटें श्रावस्ती, चित्रकूट, महोबा, यहाँ पे इसकी 2-2 सीटें हैं, ठीक है। यूपी की राजनीतिक व्यवस्था एक बार देख लेते हैं। देखो यूपी की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें यही है कि विधायिका जो है वो कानून बनाती है और कार्यपालिका उसमें विधायिका वाले बनाए हुए कानून को काम करती है, जो होता ही है नॉर्मली, ठीक है, जो तुमने यूपी मतलब पॉलिटी में पढ़ा होगा। और न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका इन दोनों से अलग है, पृथक है, और इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ चल रही हो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। न्यायपालिका जो नियम कानून विधायिका ने बनाए और जो कार्यपालिका द्वारा लागू कराए गए उन्हें अच्छे से परखने का काम साथ ही साथ लोगों को न्याय देने का काम करती है, ठीक है। विधायिका का क्या है? विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद, ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे यूपी में दोनों चीज़ें हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और राज्यपाल आते हैं, तीनों के तीनों आते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा क्या बनाते हैं? संसद।
संसद बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से ये बना। आर्टिकल 79 तुम्हारा पॉलिटी का, तो चलो पॉलिटी भी पढ़ा दो तुम्हें। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर ये बनाते हैं। तो वैसे ही विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और प्रेसिडेंट की जगह राज्यपाल आ जाते हैं। इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा संसद बन, मतलब यहाँ पे विधानमंडल बन जाता है। ठीक है, आर्टिकल 168 में आता है विधानमंडल का वर्णन। और ये इन दोनों में ना 69 का अंतर है, इन दोनों में 69 का मैंने पॉलिटी वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप जाके एक बार देख लेना उसको। अब इसमें भी मैं बता दिया ना द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है, मतलब जहाँ पे दो दो मंडल है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, अब दिखेगा, अब भी नहीं दिख रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे समझा रही हूँ आपको। जहाँ पे विधानसभा और विधानमंडल है, विधान परिषद है मतलब, उसको विधानमंडल कहते हैं। तो यूपी में है, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ कहाँ है भैया? 6 जगह है, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़ा सा देख लो यूपी का विधान परिषद वगैरह, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। देखो यूपी की विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूपी की विधानसभा में 403 सीटें हैं। और जब यूपी और उत्तराखंड एक थे तब विधानसभा की सीटें थी 425। ठीक है, विधानसभा में जो एससी का आरक्षण है वो 84 है, एसटी के आरक्षण 2 है। एससी व एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी होगी? टोटल 86 हो गई, 84 और 2 86। टोटल कितनी सीटें अब? 403, जब उससे मिला हुआ था 425 थी। यूपी में विधानसभा का गठन 1937 में हुआ। 1935 में तो यूपी बना ही था। ठीक है, 24 जनवरी 1935 को बना था। 1937 में विधानसभा का गठन हो गया था। आज़ादी के बाद यूपी में विधानसभा का गठन हुआ है मार्च 1952 में। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष क्या है? सभी नए चुने सदस्यों में से एक सामान्य बहुमत के द्वारा एक व्यक्ति को चुनकर विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो विधानसभा के सदस्य होने की शपथ लेता है, ना कि विधानसभा के अध्यक्ष होने की। विधानसभा का सदस्य होने की शपथ लेता है, ये अध्यक्ष होने की शपथ नहीं लेता। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे यूपी की। ठीक है, केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद ये सबसे ज़्यादा 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना, यूपी का। श्रीपति मिश्र और बनवारी दास ये वो हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और सीएम भी बने बाद में। ठीक है, यूपी के सबसे पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत कहते हैं जिन्हें। ठीक है, यूपी की सबसे पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी, और यूपी की दूसरी महिला सीएम थी मायावती, और पहली दलित महिला सीएम भी थी मायावती। ठीक है, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आप लोग कोऑपरेट करना। यूपी के सबसे युवा सीएम कौन है? अखिलेश यादव। और यूपी के वर्तमान सीएम कौन है? आपको पता ही है, आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ, योगी जी। और कौन से व्यक्ति हैं ये? 21वें, और क्रम मतलब 21वें व्यक्ति हैं ये, और क्रम कौन सा है? 33वें सीएम है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप ये ऐसे व्यक्ति थे जो यूपी के सीएम भी रहे और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ये याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, यूपी में अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं भैया? 8 प्रधानमंत्री बने यूपी से, मतलब अब तक 8 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कब से कब तक हुए थे? 10 फरवरी, ये छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। बीजेपी की इतनी सीटें मिली है, सब इन सब का कोई हमें मतलब नहीं है। इस बार विधानसभा में 47 महिलाएं विधायक हैं, बस ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस इसको। ठीक है, बाकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। यूपी में विधान परिषद देख लेते हैं। देखो गठन इसका 1937 में हुआ था। आज़ादी के बाद विधान परिषद का जो गठन है वो 1952 में हुआ था। वही 1937 में विधान सभा भी बनी थी और विधान परिषद भी बनी थी, तो इतना कुछ ध्यान रखने की बात नहीं है। 1952 में विधान परिषद का आज़ादी के बाद गठन हुआ था और विधानसभा का भी आज़ादी के बाद गठन हुआ था। जब उत्तराखंड व यूपी एक थे तब कितनी सीटें थी? 108 सीटें थी विधान परिषद में। ठीक है, ये एक तरीके से राज्यसभा वाली बात चल रही है, मतलब सेंट्रल की। और यहाँ पे स्टेट में विधान परिषद है। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 100, मतलब 8 सीटें किसके पास चलेगी? उनके पास चलेगी। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वही 6 वर्ष होता है, बिल्कुल राज्यसभा वाली चीज़ है। वही 2 साल में एक बार 1/3 सीट जो है वो खाली हो जाती है, उनको हटा दिया जाता है ना, वही सब चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। सबसे पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे? चंद्रपाल थे। सबसे ज़्यादा बार विधान परिषद के सभापति कौन रहे हैं? ये रहे हैं तुम्हारे वीरेंद्र स्वरूप। वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कौन रहे हैं? कुंवर मानवेंद्र सिंह। विधानमंडल बनता है 168 से, विधानसभा बनती है 170 से, और विधान परिषद बनता है 171 से। ठीक है, आर्टिकल ये संविधान के, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मुझे ये भी देखना पड़ रहा है कि
कैमरा सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। सो तो नहीं है तुम लोग? अभी तो 15-16 मिनट ही हुई है। देखो हाई कोर्ट का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है ये ध्यान रखना। आर्टिकल 214 के थ्रू आपका हाई कोर्ट आता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, अब इसका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह से की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह से, ये याद रखना। थोड़ा सा असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन जब बनते हैं ना पॉलिटी में, तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। अन्य जज जो है, हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल व हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। सबसे नया हाई कोर्ट जो है अमरावती हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और अन्य जजों की नियुक्ति जो है वो 62 वर्ष तक की आयु के लिए की जाती है हाई कोर्ट के। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट वाला तो मुझे बताना कितने वर्ष के लिए की जाती है। चीफ जस्टिस व अन्य जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है भाई? यूपी के हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि यूपी का हाई कोर्ट आपको पता है प्रयागराज में। खंडपीठ कहाँ है इसकी? लखनऊ में। स्थापना इसकी हुई थी 17 मार्च 1866 को। ठीक है, किस नंबर का हाई कोर्ट था ये? 4th नंबर का हाई कोर्ट था उस समय भारत में। प्रथम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के उस समय के वाल्टर मॉर्गन थे। ठीक है, वर्तमान में कौन चीफ जस्टिस है? अरुण भंसाली। ठीक है, अजीब सा लग रहा है नाम। प्रयागराज में हाई कोर्ट के जजों की संख्या 160 है और जजों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? यही है, यूपी वाला हाई कोर्ट है। ठीक है, और तुम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, फैमिली कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसको ध्यान रखो। फैमिली कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और यूपी में कितने श्रम न्यायालय हैं? 20 जो है वो श्रम न्यायालय हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं राज्यपाल की बात करूँ तो वर्तमान में राज्यपाल कौन चल रही है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये वहीं रहती है, लखनऊ में रहती है। और ड्यूटीज़ वगैरह जब लगती है ना, तो जो मेरी फ्रेंड है सीमा, वो बताती है कि यार लंबी लंबी ड्यूटी लगती है जब मैडम आती है। तो वीआईपी ड्यूटीज़, मतलब वीआईपी ड्यूटीज़ में आप लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। ये मैं बता रही हूँ कि यूपीएसआई की जो जॉब है उसमें वीआईपी ड्यूटीज़ जब आपको करनी पड़ेंगी तो उसमें वीआईपीज़ में यही आते हैं। और ये वीआईपी नहीं होते, ये वीवीआईपी होते हैं। ठीक है, तो इनका आर्टिकल कौन सा आता है? 153 के थ्रू मतलब वर्तमान जो राज्यपाल है उनको नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल इनका रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, वही 5 वर्ष तक तो होता ही है। और त्यागपत्र कब देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। वेतन जो होता है वो राष्ट्रपति तय करता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही तय करता है। यूपी की जो प्रथम राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू, जिन्हें हम सोने की चिड़िया भी कहते हैं। और यूपी के जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे वो थे बिंदु भूषण। ठीक है, यूपी का जब नाम चेंज हुआ तब कौन राज्यपाल थे? HP मोदी। ठीक है भाई, और यूपी में राष्ट्रपति शासन अब देखते हैं कितनी बार लगा हुआ है। देखो राष्ट्रपति शासन का वही पता है तुम्हें, 356 में है। ठीक है, यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में ही लगा है। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से लेके 26 फरवरी 1959 तक, मतलब 1 साल 2 दिन का। उस समय पे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। PM तुम लोग मुझे बताओगे कौन थे? और CM उस समय यहाँ के चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, सबसे लास्ट बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? सबसे लास्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा है 8 मार्च 2002 को 3 मई 2002 तक। राष्ट्रपति उस समय पे थे KR नारायण। CM थे राजनाथ सिंह। और PM कौन थे ये तुम मुझे बताओगे। राजनाथ सिंह, कुछ याद आया? नाम तो सुना ही होगा। उसके बाद थोड़ा सा इसका पढ़ लो कि राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है। देखो राज्य का महाधिवक्ता का जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 165 में है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नॉर्मली कार्यकाल जितना होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस वही बता रही हूँ मैं तुम्हें। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा। ठीक है, विधानसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। ये कुछ वो होती है इनकी, क्या कहते हैं, महाधिवक्ता की लिमिटेशन होती है कि बैठ सकता है, बोल सकता है, मतलब सजेशन दे सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। आवश्यक शर्तें वही है, भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों तक किसी न्यायिक के पद पर रहा हो, और या फिर 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यह राज्यपाल व CM को विधि से संबंधित सलाह देता है तथा इनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को करता है। महाधिवक्ता मतलब एक तरीके से वकील।
ठीक है, सरकार का वकील। देखो हर जगह सरकार नहीं जा सकती, मान लो सरकार के ऊपर कोई केस है या सरकार के ऊपर किसी ने केस कर दिया या कोई भी बात है, सरकार को जाके एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो न्यायालय जो है ना, न्यायालय बुलाएगा, बार बार सम्मन भेजेगा या कुछ भी करेगा। तो अब योगी जी तो हर दूसरे दिन नहीं खड़े होंगे वहाँ पे, समझ रहे हो, तो इसलिए वो एक तरीके से महाधिवक्ता को रख लेते हैं, वकील को रख लेते हैं, समझ रहे हो। अब देखो लोकपाल लोकायुक्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, यूपीएसआई के, यूपी पुलिस कांस्टेबल के काफ़ी प्रश्न है लोकपाल लोकायुक्त से। तो ये इतना सा जो टॉपिक है ना, ये आपको काफ़ी चीज़ दे सकता है। देखो लोकपाल और लोकायुक्त, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 लाया गया, जिसमें केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त होंगे। क्या भाई, केंद्र में तो लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त होंगे। 1 जनवरी 2014 को इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली, 16 जनवरी 2014 को इसे लागू कर दिया गया। यूपी में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में आया। यूपी के पहले लोकायुक्त थे विशंभर दयाल सिंह और भारत के प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। यूपी में लोक सेवा प्राधिकरण, राज्य के लोगों के लिए जल्दी व शीघ्र न्याय दिलाने के लिए यूपी में लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना जो है वो 1976 में की गई थी। ठीक है भाई, अरे कुछ समझ में आ रहा है? सोच आगे देखो, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं यूपी के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। देखो सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है, बनारस में आपका उत्तर प्रदेश शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है, लखनऊ के इंपॉर्टेंट है, लखनऊ को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसमें एक तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है, एक भारतीय वनस्पति शोध संस्थान है और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, मेरठ में है आलू, ऐसे कहते हैं मेरठ में आलू बोए जाते हैं, ऐसे करके याद कर लो कि मेरठ में आलू का है। ठीक है, बुलंदशहर में है ग्लास का, ये आया हुआ है प्रश्न बुलंदशहर वाला। ठीक है, बुलंदशहर में है ग्लास का और सिमरिक का। कानपुर में है BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, मतलब विकलांगों के लिए जो संस्थान है वो कहाँ पे है? कानपुर में है। झांसी में क्या है? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान, चारा, झांसी में चारा मिलता है। ठीक है, मेरठ में आलू मिलते हैं, झांसी में चारा मिलता है। लखनऊ का एक और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी, उपोषण अनुसंधान और केंद्रीय। देखो मैं तुम्हें सबसे बड़ी बात बताऊं, जो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया ना तो उठा के लखनऊ लगा देना, क्योंकि लखनऊ के बहुत संस्थान है। मथुरा में है बकरी संस्थान। ठीक है, बकरी, मथुरा में बकरी चलाते थे ना, वो देखो ग्वाले थे कृष्णा जी, तो वो क्या चलाते थे? भेड़ बकरी चलाते थे। तो इससे ध्यान रख लेना कि मथुरा में क्या है? बकरी संस्थान है। कानपुर में कौन सा है? दलहन, बहुत इंपॉर्टेंट, दलहन और ये चमड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। दलहन अनुसंधान है कानपुर में, और कौन सा है? चमड़ा है, और एक वो हैंडीकैप वाला भी हमने ऊपर पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, देखो फिर से लखनऊ आ गया। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात निगम, मतलब प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश, और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, राज्य आपदा प्राधिकरण, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वैसे ऑलमोस्ट सारी की सारी लखनऊ में। तो कुछ समझना है और लखनऊ ऑप्शन में हो तो वही लगा देना, बोलो शंकर भगवान की जय। तो क्योंकि जब कुछ ना हो तो यही है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर का आ गया। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक, ये भी कानपुर का आ गया। उसके बाद यूपी का सहकारी संघ, ठीक है, विकास निगम, वित्तीय निगम, वस्त्र वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वस्त्र वाला ध्यान रख लेना कि हाँ ये भी कानपुर में है। ठीक है, उसके बाद लघु उद्योग हो गया, और आपका ये लघु उद्योग मतलब जो छोटे मोटे वो होते हैं, और ये हो गया राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड। ये सारे का सारा कहाँ पे है? आपका कानपुर में। भदोई में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान है। वाराणसी में चौका घाट के अंदर भारतीय हथकरघा। देखो जो बंदा वाराणसी से कनेक्ट होगा या कोई भी कभी विश्वनाथ गया होगा तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं ये वाली, ठीक है, हाथ वाली जो चीज़ें होती हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ें भी है। बनारस ही है। तो बनारस से तुम ये समझ लेना, जैसे बनारसी साड़ी होती है ना, तो वो हाथ से बनाते हैं, मतलब ऐसा समझ लो। तो बनारस में क्या है? हथकरघा। कन्नौज में क्या है? सुगंध। कन्नौज में सुगंध आती है, मतलब कन्नौज में एक तरीके से सेंट वाली चीज़ है कन्नौज में। खुर्जा, कन्नौज का कौन कौन है जरा कमेंट करना। बुलंदशहर में, खुर्जा में चीनी मिट्टी के पात्र जो बनते हैं, चीनी मिट्टी वाले, तो बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के पात्र वाला। वैसे शुगर इंस्टीट्यूट यहाँ पे है
कानपुर में। पर ये चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना वो यहाँ पे। आगरा में राष्ट्रीय राज्य चरम विकास केंद्र और आगरा में पागल खाना भी है, किसी को जाना हो तो बता देना, फ्री में तुम्हारा इलाज संभव है, मैं करवा दूंगी। इटावा में क्या है, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूपी के महोत्सव। यूपी में कौन कौन से महोत्सव होते हैं देखो। सबसे पहले तो देव दिवाली कहाँ मनाई जाती है, वाराणसी में। ठीक है, भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तब से यह मनाया जाता है। इसी महोत्सव को त्रिपुरा उत्सव भी कहते हैं। ठीक है, इसी महोत्सव को क्या कहते हैं, त्रिपुरोत्सव। ठीक, सुलह कुल महोत्सव ये कहाँ होता है भैया, ये होता है आगरा में। ठीक है, यह यूपी में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया जाता है। राम बारात कहाँ है, राम बारात आगरा। ये सब भी, ये बिल्कुल झूठ बात है। देखो राम बारात हर जगह होती है, मेरी फिरोजाबाद में भी थी, ड्यूटी लगी थी मेरी, तो राम बारात तो पता नहीं, हमें तो समझ नहीं आता। राम जी मतलब राम जी चले गए घर पे, ठीक है, रावण दहन हो गया, सब कुछ हो गया, रावण को मार दिया उन्होंने, और उसके बाद तक भी यहाँ पे राम बारात निकलती रहती है, पता नहीं क्या तरीका है। यह आगरा में रामलीला के समय भगवान राम की बारात निकाली जाती है। रामलीला के समय नहीं, मतलब कभी भी निकालते हैं ये लोग, टाइम ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, मतलब दशहरे के बाद तो भगवान राम चले गए ना, गद्दी पे बैठ गए, तब भी दशहरे के बाद भी राम बारात निकल ली है, पता नहीं क्या तरीका है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है, ये झांसी में होता है। ठीक है, झांसी में मनाए जाने वाले झांसी महोत्सव को आयुर्वेद महोत्सव के नाम से जाना जाता है। बौद्ध महोत्सव सारनाथ, ये तो देखो, ये तो तुम कर ही दोगे, इसमें कोई नहीं है। कजरी महोत्सव, कजरी मेला, बहुत बार आता है इसका प्रश्न, कजरी मेला कहाँ लगता है। कजरी महोत्सव कहाँ पे होता है, मिर्जापुर में। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर, ये तो चलो हो जाएगा। कापिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद, और सरगना महोत्सव मेरठ में। ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी संगम वही है प्रयागराज में। मथुरा महोत्सव तो मथुरा में ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सैफई महोत्सव इटावा में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। कल्की महोत्सव संभल में। काशी गंगा महोत्सव वाराणसी। काशी कहाँ पे है, काशी ना पुरादि नाम काल भैरम हम भजे, वाराणसी में है। और सोन महोत्सव सोनभद्र में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूपी के मेले। देखो यूपी में लगभग 2250 मेले लगते हैं, तो सारे मेले तो तुम याद नहीं रख पाने के हो, पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। और देखो सबसे ज़्यादा मेले, बड़े सौभाग्य की बात है कि मथुरा में ही लगते हैं। ठीक है, और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। देखो जितने ज़्यादा मेले उतने ज़्यादा ड्यूटी। ठीक है, आए दिन मेले, उरंगे, होली, दिवाली सब यही बनती है सबसे ज़्यादा। तो मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं, और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं भैया, पीलीभीत में। देवी वाटन मेला कहाँ का है, बलरामपुर का है। परिक्रमा मेला अयोध्या का है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। देव मेला बाराबंकी का है। देखो देव मेला जनरली लोग अयोध्या में कर देते हैं या फिर वाराणसी कर देते हैं, देव मेला जो है वो बाराबंकी में है। माकनपुर मेला फर्रुखाबाद में है। बाल सुंदरी मेला अनूपशहर बुलंदशहर में है। बाल सुंदरी मेला अनूपशहर बुलंदशहर में है। कालिंजर मेला बांदा में है। कैलाश मेला आगरा में है। सोरो मेला कासगंज में है। रामायण मेला चित्रकूट में है। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में है। ठीक है, कबीर मेला मगहर, कबीर मेला कहाँ है, मगहर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर, ये आया भी हुआ है क्वेश्चन ये वाला, तो खिचड़ी मेला कहाँ लगता है। ठीक है, खिचड़ी मेला गोरखपुर में है। रामनगरिया श्रावणी, ये कहाँ है, फर्रुखाबाद में है। रामनवमी अयोध्या, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, राम से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें, पर मतलब थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, देव मेला वाला। वैसे देव दिवाली होती है ना वहाँ पे, तो जनरली वो लगा देते हैं हम अयोध्या, पर अयोध्या में नहीं लगता। देव मेला बाराबंकी में लगता है। ठीक है, माघ मेला कहाँ पे भैया, कुंभ, माघ मेला और कुंभ मेला प्रयागराज में है। कजली, देखो ये कजली मेला है, क्या है, कजली मेला महोबा में। और अभी हमने क्या पढ़ा था, कजरी महोत्सव। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना जस्ट, देखो कजरी महोत्सव, तो ये मिर्ज़ापुर में है, आ रही है समझ में। और कजरी मेला जो है ये महोबा में है, कजली। ठीक है, मेरा नाम मत बिगाड़ना, तुम लोग तो बहुत मारूंगी। रथ मेला कहाँ है, मथुरा में। भगवान रंगनाथ के लिए रथ मेला लगाया जाता है, और भगवान रंगनाथ की वो कहाँ पे है, थाना वृंदावन क्षेत्र में थाना वृंदावन में। ठीक है, मतलब वृंदावन में लगता है ये। रंगनाथ जी का मंदिर है वृंदावन में, बहुत सुंदर प्यारा मंदिर। ठीक है, मतलब मथुरा में बहुत मंदिर है, मथुरा वाराणसी बहुत मंदिर है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, ये आगरा में लगता है, और ये यूपी का पशु मेला है एक तरीके से। गढ़मुक्तेश्वर पता ही है सबको, छोटी गंगा कहते हैं जिसे, हापुड़ में है। यह गंगा घाट पर लगता है, भगवान शिव को समर्पित है। इसमें शिवलिंग की पूजा होती है। बोलो शंकर भगवान की जय नौचंदी मेला सबको पता है, मेरठ में लगता है भाई नौचंदी। हम छोटे छोटे थे
तो मेरा जो ननिहाल है वो मेरठ का ही है, तो हम छोटे छोटे थे जाया करते थे बहुत। ये मुगल काल से संबंधित था। और देखो तुक्के से क्या हुआ था, ये वाला क्वेश्चन यूपी पुलिस के कांस्टेबल में आ गया था जब मैं 49,568 दे रही थी। तो मतलब बड़ा खुश, अरे यार क्या बोलूँ, बड़ी खुशी हुई मुझे कि यार मतलब क्या पूछ लिया, बस मतलब भगवान क्या ही पूछ लिया तुमने कि यार ये पूछ लिया मुझसे, पूछेंगे ये। गोचरण मेला मथुरा में, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में, देव शरीफ बाराबंकी में सूफी संत वारिश अली शाह की दरगाह पे लगता है, और गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, अब हम आते हैं यूपी के लोक नृत्यों पे। ठीक है, ये ब्रज वाला जो है, ये चरकुला जो है, ये ब्रिज क्षेत्र में का लोक नृत्य है। इसमें सर पर पहिए और घड़े रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है, ब्रिज क्षेत्र में लगता है। मयूर नृत्य जो है वो आता है, मोर के पंखों की ड्रेस बनाकर राधा व कृष्ण जी के प्रेम प्रसंगों को दिखाया जाता है। ठीक है, रास नृत्य कहाँ पे है, ये रासलीला के समय किया जाता है। कहाँ पे, ये सब ब्रिज क्षेत्र का ही है, मतलब ब्रिज क्षेत्र में देखो ब्रिज बहुत बड़ा है पर मथुरा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, झूला नृत्य, ये श्रावण के महीने में होता है। झूला नृत्य कहाँ होता है, श्रावण के महीने में होता है। इसमें भगवान कृष्ण व गोपियों के प्रेम प्रसंगों को दर्शाया जाता है। अब देखो बुंदेलखंड नृत्य जो है, इसके अंदर बहुत सारे हो जाते हैं। देखो ख्याल नृत्य हो गया, पाईपाड़ा हो गया, दिवाली हो गया, धूरिया हो गया, शोरा हो गया, ये कनारा हो गया, बरेड़ी, ये कार्तिक जो है ना, ये याद रख लेना, कार्तिक हो गया, घोड़ा हो गया, राई हो गया। ठीक, अवध के अंदर जोगिनी हो गया, ढेडिया हो गया, कलाबाजी हो गया। बुंदेलखंड में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कजरी, ठठिया, कर्मा और चोलर। ठीक है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कचरी, ठठिया, कर्मा, चोलर। देखो जब तुम मतलब ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार इसको रोकना और ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें बोलना। ठीक है, तो पता चल जाएगा बुंदेलखंड में अच्छा ये है। ठीक है, अवध में ये याद नहीं होंगे तुम्हें, ये मत सोचो कि मुझे याद हो जाए, ये बस सोचो कि बस मैं एक दो बार इस वीडियो को देख लूँ तो अपने आप तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। पूर्वांचल के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से भैया, कटफोड़वा, धीवर, नटैया, नटुआ, चौरसिया, दादरा। ठीक है, उसके बाद कटफोड़वा नृत्य क्या होता है, देखो मांगलिक अवसर पर पूर्वांचल में किया जाने वाला नृत्य है ये। जोगिनी नृत्य क्या है, रामनवमी के समय किया जाता है। धीवर क्या है, कहार जाति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है धीवर। धीवर वाला ये मेरे ख्याल से 41,520 में पूछा गया था कि धीवर नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, तो कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। शोरा नृत्य कौन सा है, बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा किया जाता है फसलों को काटते समय। ठीक है, कर्मा नृत्य कौन सा है, सोनभद्र तथा मिर्जापुर में खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, उसके बाद पासी नृत्य कौन सा है, पासी जाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, घोड़ा नृत्य कौन सा है, बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर घोड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक वो कटफोड़वा था, कटफोड़वा कहाँ किया जाता है, पूर्वांचल का नृत्य है वो। ठीक है, ये बुंदेलखंड का घोड़ा। ठीक है, और धुरिया नृत्य कहाँ का है, कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण किया जाने वाला नृत्य है। छोलिया नृत्य क्या है, विवाह आदि के अवसरों पर किया जाता है राजपूतों द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेकर। नटवरी नृत्य कौन सा है, अहीरो, यादव द्वारा पूर्वांचल में किया जाने वाला नृत्य है। ये बेसिकली मथुरा का नृत्य है, मतलब मथुरा नहीं कह सकते, मतलब ये एक नृत्य एक फेमस होता है, एक एरिया होता है इसका, तो सिर्फ मथुरा नहीं कह सकते, आगरा भी कह सकते हो, इटावा भी कह सकते हो, मैनपुरी भी कह सकते हो। तो ब्रिज क्षेत्र में किया जाता है। देवी नृत्य कौन सा है, बुंदेलखंड में मतलब किया जाता है। राई नृत्य कौन सा है, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पे किया जाता है। ठीक है, पाई डंडा नृत्य ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड में अहीरो यादवों द्वारा किया जाता है। ये गुजरात के डांडिया की तरह होता है। अवध क्षेत्र में नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा, कलाबाज नृत्य। ठीक है, उसके बाद है मोर पंख व दीवारी नृत्य, दीपावली पर बुंदेलखंड तथा चित्रकूट में किया जाने वाला नृत्य है। ठलिया नृत्य है सोनभद्र तथा उसके आसपास के जिलों में संतान प्राप्ति के लिए सरस्वती को समर्पित नृत्य। ठीक है, चोला नृत्य कौन सा है, मिर्जापुर तथा सोनभद्र आदि क्षेत्रों में वर्षा हेतु किया जाता है। ठीक है, अब यूपी के घराने देख लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले आगरा घराना, इसकी स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। सुजान खान द्वारा शुरू किया गया था, किसने, सुजान खान द्वारा शुरू किया गया था। इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन है इसके, श्याम रंग व सरस संघ, अलकदास और मल्लुकदास। ठीक है, आगरा घराने के प्रचारक का जो श्रेय है वो धगदे खुदा बख्श खान को जाता है। प्रसिद्ध कौन है इसमें, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख गायक कौन कौन से, पंडित विशंबर दीन, उस्ताद फैयाज खान बैरमपिया। ठीक है, अता हुसैन खान और उस्ताद विलायत खान हुसैन।
प्राण पिया, इन्होंने गाना वाना गाया होगा यार, पिया विया मुझे तो पता नहीं है, मैं तो इतने सुनती भी ना गाने। ठीक है, रामपुर घराना कौन सा भैया, संस्थापक कौन थे इसके, नेमत खान सदारंग, दूसरा नाम क्या था इनका, रामपुर सहसवान घराना। ठीक है, इसका इस घराने का दूसरा नाम है। गायक कौन है इसमें, हुसैन खान, उस्ताद आमिर खान, याद रख लेना थोड़ा सा। हुसैन खान का कौन सा वो है घराना, तो पूछ सकते हैं कि हुसैन खान का घराना कौन सा है निम्न में से, तो आप बता देना कि रामपुर घराना है। शाहजहाँपुर घराना कौन सा है भाई, प्रसिद्ध कौन है, सरोद के लिए, किसके लिए, सरोद के लिए प्रसिद्ध है शाहजहाँपुर घराना। इसके उस्ताद कौन है, उस्ताद काजिम अली, मतलब इसके गायक, और इनायत अली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किराना घराना, किराना घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, ख्याल गायकी के लिए, ख्याल गायकी, कभी कभी मेरे दिल, बहुत गला खराब है, छोड़ काजल मत का। संस्थापक कौन है, अब्दुल करीम खां, और गायक कौन है इसके, भीमसेन जोशी, राग कल्याण, मुल्तान काले खां, हीराबाई। ठीक है, राग कल्याण एक तरीके से, हाँ तुम लोग कह रहे होंगे यार ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, अभी रात के 4 बज चुके हैं लगभग तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत रहता है इस सब में, पढ़ाई वढ़ाई में, तो इसलिए धीरे धीरे भी बोल रही हूँ, और मेरा गला भी ख़राब है। राग कल्याण ये एक तरीके से वो है, ठीक है, यम कल्याणम, उदय कल्याणम, ये अगर कोई बंदा हो जो जानता हो थोड़ा सा म्यूज़िक के बारे में, तो उसमें ये बताया जाता है। ठीक है, अतरौली घराना पढ़ते हैं बाकी हम। अतरौली घराना आपका अलीगढ़ में है, आ से अतरौली, आ से अलीगढ़। इसके संस्थापक थे काले खान, चांद खान। ठीक है, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है, ध्रुपद, ध्रुपद गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है, अतरौली घराना। भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना है मुरादाबाद से मुंबई तक। ठीक है, इसके गायक जो है छज्जू खान, नज़ीर खान, वाह छज्जू। बनारस घराना, बनारस के लिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो प्रसिद्ध है ना वो ठुमरी गायन है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ठुमरी गायन वाला। ठीक है, टप्पा घराना है, टप्पा गायन कौन सा है, चित्राबाई रसूलन बाई का। ध्रुपद गायन ज्वाला प्रसाद, छन्नू मिश्र और राजन साजन मिश्र। ठीक है, तबला कौन बजाता है इसमें, समता प्रसाद मियाँ और किशन महाराज, कंटे महाराज। सितार कौन बजाता है, पंडित श्री रविशंकर और मुश्ताक अली। ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट घराना है। ठीक है, लखनऊ घराना, वाजिद अली शाह द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इनके समय को अवध कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कलाकार कौन है इसके, बिंदादीन, कत्थक, कोदऊ, पखावाज। ठीक है, कत्थक, इसके कत्थक कौन करता है, मतलब इसमें बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित है। और सितार का क्या है, सितार है ध्रुव तारा जोशी और गुलाम मोहम्मद, ये बजाते हैं। वीणा कौन बजाते हैं, शारिक अली खां, ये इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज और शंभू महाराज, इनके काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेना कि कौन से संबंधित है। जनरली ये पूछते हैं कि निम्न में से ये कौन से घराने से संबंधित है, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, तो लिख देंगे लखनऊ घराना हो गया, भिंडी बाजार घराना हो गया, किराना घराना हो गया, तो तुम बता देना कि भैया ये तो लखनऊ घराने से संबंधित है, हमने पढ़ा है काजल मैडम से। ठीक है अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब ले लेते हैं थोड़े से यूपी की योजनाएं। ठीक है, और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें से आपको ये चीज़ तो फील होगी कि यार ये वाले जो क्वेश्चन है वे पूछे जाते हैं, तो इसमें बस मैं इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ। बाकी देखो इतनी जल्दी में रिवीजन नहीं हो सकती है, मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। देखो कन्या सुमंगला योजना पे चलते हैं। इस योजना की शुरुआत जो है 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ये सिर्फ यूपी की योजनाएं बता रही हूँ जो मेन है। इसमें लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि करना बताया गया था। इसमें बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शामिल किया गया जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ हो। इसमें कुल 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी जो कि 6 किस्तों में होगी। 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी कन्या सुमंगला में, जो कितनी किस्तों में होगी, 6 किस्तों में होगी। ठीक है, जन्म पर 2,000 रुपये मिलेंगे, पहले टीकाकरण पे 1,000 रुपये मिलेंगे, फिर जब पहली क्लास में एडमिशन होगा उसमें 2,000 रुपये मिलेंगे, फिर 6th क्लास में जब एडमिशन होगा तो 2,000 मिलेंगे, 9th में होगा तो 3,000 मिलेंगे, और 10th 12th के बाद जब डिप्लोमा करेगी तो 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब है नंद बाबा दुग्ध योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 6 जून 2023 को, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाना है। डेयरी सरकारी समितियों के माध्यम से दूध का उचित मूल्य दिलवाना व आने वाले समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, इसके लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कुछ भी कर लो कोई फ़ायदा ना। फिर मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। देखो 232 करोड़ आवंटित किए गए। इन सबसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस ये जानना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में है क्या। इसमें औद्योगिक विकास नीति के तहत
तरह उद्यमियों का यूपी में निवेश के लिए, मतलब यूपी में निवेश करेगी ताकि मतलब लोग इन्वेस्ट करें उसमें और चीज़ें बढ़ें, फिर और अच्छे तरीके से यूपी की जो इकोनॉमी है उसमें वो डेवलपमेंट हो, तो इसलिए इसको बनाया गया था मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना पे। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल 2017 को। बीपीएल परिवार की लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। जन्म पर 50,000 रुपये, बेटे माँ के स्तनपान के लिए 5100 रुपये, 6 क्लास में जब आएगी तो 3,000 रुपये, 8 क्लास में आएगी तो 5,000 रुपये, 10th में आएगी तो 7,000 रुपये और 12th में आ जाएगी तो 8,000 रुपये। 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तो उसके माता पिता को 2 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 21 जून 2020 को हुई थी और इसमें 18 से 70 वर्ष के सभी लोग शामिल होंगे। यह 14 सितंबर 2019 के बाद से लागू होगी और अगर किसी किसान की इस बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 60% अपंगता आ जाए, मतलब जैसे एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए, तो फिर उसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत जो है वो 1994 में हुई थी। 60 वर्ष से अधिक वाले व्यक्तियों को सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में प्रतिवर्ष कुछ धनराशि दी जाएगी। ठीक है, इसमें इस योजना के तहत 1,000 रुपये 4 मासिक मतलब त्रिमासिक किस्तों में दिए जाते हैं, मतलब तीन महीने की किस्त बना के दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। देखो ये वाली योजना जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को मिलेगी यूपीएसआई के थ्रू, जबकि जो सेंट्रल होता है उसमें सीजीएचएस होती है, पर यहाँ पे ये दीनदयाल उपाध्याय वाली है और जो मेरी तो अब तक स्टार्ट नहीं हुई है तो देख लो तुम लोग भी, ऐसा ही है बस। तो 21 जुलाई 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें राज्य के सरकारी कर्मचारी और जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग, सभी कर्मचारियों के आश्रित व्यक्ति इस योजना के लाभार्थी होंगे। और ये मतलब एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर है, पर इसमें अभी उतनी फैसिलिटीज़ आई नहीं है और इसमें इन सभी व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अभ्युदय योजना पे चलते हैं नेक्स्ट। अभ्युदय योजना क्या है? इस योजना की शुरुआत जो है वो 15 फरवरी 2021 को हुई थी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्युदय योजना ये अभी स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम पहले। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। यह योजना पोषण से संबंधित है। इसमें 2 माह से 5 वर्ष तक के, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, इसको पढ़ लेना। 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए अच्छा पोषण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे कुपोषण का शिकार ना बढ़े। 11 से 14 वर्ष की लड़कियों का एनीमिया रोग से बचाया जाता है। उनको आयरन की गोली जो होती है ना, लड़कियों के अंदर जनरली खून की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, तो आयरन की गोली दी जाती है ताकि खून बढ़ सके उनका। ठीक है, अब हम आते हैं यूपी के पर्यटन स्थल पे। ठीक है, देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो लिखे हुए हैं, मैंने उसको बोला हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है उसमें लिखे हुए हैं। देखो रूमी दरवाज़ा जो है वो लखनऊ में है। ताजमहल आप लोगों को पता ही है, सबको, जिसे नहीं पता मतलब मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा कोई गधा नहीं है। अपने आप को रहपट मारो अगर तुम्हें नहीं पता कि ताजमहल आगरा में। वृंदावन का मंदिर, हरिदेव जी मंदिर, ये मथुरा में है। और बांके बिहारी मंदिर, ये सब तो आपको पता ही होगा। जो नॉर्मल मंदिर है, जो फेमस मंदिर है, बरसाना मंदिर जैसे राधा रानी का, श्री राधा रानी का हो गया, तो वो मथुरा में है। ठीक है, खानगाह रशीदिया ये मैनपुरी में है। ठीक है, भगवान वराह मंदिर ये कासगंज में है। दशावतार मंदिर ललितपुर में है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कबीर निर्वाण स्थान ये वही है, मगहर, संत कबीर नगर, मगहर दूसरा नाम है इसका। और कुंवर माया बुद्ध प्रतिमा ये कहाँ है? कुशीनगर में है। लाडली जी का मंदिर पता ही है, मैंने अभी बता दिया, कहाँ है? मथुरा में है। जेके मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। आनंद भवन कहाँ है भैया? प्रयागराज में है। गोला कोरनाथ मंदिर जो है ये लखीमपुर खीरी में है। नैमिषारण्य इंपॉर्टेंट, सीतापुर में है। ठीक है, नैमिषारण्य एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है हिंदुओं का। कनक भवन अयोध्या में है। दीन तीर्थ मेरठ में है। दिगंबर जैन की मूर्तियाँ इटावा में है, इंपॉर्टेंट, दिगंबर जैन की मूर्तियाँ इटावा में है। शुक्ल तालाब और भीतरगांव का मंदिर ये कानपुर में है। भारद्वाज आश्रम और अक्षवट जो है ये प्रयागराज में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा सा हो गया यार भाई, बहुत समस्या है
ऑडियो बनवाना पड़ेगा मुझे तुम लोगों के लिए। गोरखनाथ का मंदिर जो है गोरखपुर ऑब्वियसली, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, ठीक है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, ठीक है। झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ में है। और देखो झारखंडेश्वर मंदिर ये बिल्कुल थोड़ा ध्यान रख लेना। ओगरनाथ का मंदिर, ओगरनाथ छोटे से भोले बाबा स्वयंभू शिवलिंग पैदा हुए हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं अब तो बेचारे, घुस गए हैं बिल्कुल धरती के अंदर। ओगरनाथ का मंदिर मेरठ में, ठीक है। व्यास टीला और नरसिंह टीला ये जालौन में है। कालिंजर दुर्ग ये बांदा में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्ज़ापुर में है। शिवली एकेडमी आजमगढ़ में है। भृगु मंदिर बलिया में है। बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। अशफाक उल्ला खां की मज़ार शाहजहांपुर में है। मुगल घाट फरुखाबाद में है। जायरी स्मारक रायबरेली में है। आगरा का किला, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और फतेहपुर सिकरी ये आगरा में है, ठीक है। ये सब वहीं पे ही हैं बिल्कुल ताजमहल के आसपास ही। 84 गुंबद और लाल दरवाज़ा ये जालौन में है। रानी महल झांसी में है। मकरबाई मंदिर महोबा में है। और सितमगढ़ी मंदिर भदोई में है, भदोई, ठीक है। बाद में ना इसको मतलब इसी पोर्शन को एक बार रिपीट कर लेना तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। रेणुकेश्वर मंदिर सोनभद्र में है। वेहला देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। सीताकुंड मंदिर सुल्तानपुर में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। इमामबाड़ा और छत्तर इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा पता ही होगा आपको, लखनऊ में है, ठीक है। महर्षि दधीची का जो आश्रम है वो सीतापुर में है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। शेमकली, पद्मावत सती, जयचंद का किला और हाजी शरीफ की दरगाह ये कहाँ है? कन्नौज में है, ठीक है। सैयद सलार महमूद गाजी की मज़ार ये है बहराइच में। भेद कुंड रामेश्वर धाम और कपिल मुनि का जो आश्रम है ये है फर्रुखाबाद में। अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में। महमूद अशफाक की दरगाह अम्बेडकर नगर में। महर्षि दुर्वासा का जो आश्रम है वो प्रयागराज में। यज्ञशाला बागपत में। शनि सनातन मंदिर जो है वो गौतम बुद्ध नगर में। और देवी कला मंदिर जो है वो औरैया में। अब विक्टोरिया हॉल घंटाघर जो है वो हरदोई में है। कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में। अरे इस हरामजादे की कब्र भी बनानी थी क्या? दाऊ जी का मंदिर मथुरा में है। दाऊ जी मंदिर तो वही है। राजराजेश्वर विद्या मंदिर उन्नाव में है। तुलसी घाट बांदा में है। और मुंतेश्वर का मंदिर जो है वो बाराबंकी में है। सलाम शाह की मज़ार बाराबंकी में है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर में है। और गुणों के बारे में जानकारी इसमें दी गई है भीतरी अभिलेख में, ठीक है। और धर्मराजिका का जो स्तूप है वो सारनाथ में है।